हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सहरी शनायूस इंस्टीट्यूट। आज मैं आपको इंग्लिश का चैप्टर 21 पढ़ाऊंगी, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। और ये पूरा वीडियो जो मैं आप लोग को हिंदी में समझाऊंगी, मतलब पूरा चैप्टर जो आप लोग को हिंदी में समझा दूंगी। और आप लोग इंग्लिश में तो अपनी बुक से पढ़ ही लेंगे, तो एक बार आप लोग हिंदी में पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग को चैप्टर जो है पूरा ठीक से क्लियर हो जाएगा और ठीक से समझ में आ जाएगा, पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। तो ये इस चैप्टर में जो है 3 शॉर्ट स्टोरीज़ दे रखी हैं, 3 अलग अलग शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। तो पहले सेक्शन 1 की स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस सेक्शन 1 की स्टोरी में जो है एजुकेशन से रिलेटेड पूरी बात की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोग आमतौर से शिक्षा से अभिप्राय ऐसा ज्ञान प्राप्त करना और कुछ कौशल को सीख लेना मानते हैं जिससे आजीविका कमाई जा सके, किंतु रोज़ी रोटी कमाना तो शिक्षा का मात्र एक उद्देश्य है। मनुष्य पैसा कमाने की मशीन नहीं है। उसे ऐसी भावनाएं व अनुभूतियां प्राप्त हैं जो उसके जीवन को मूल्यवान बनाती है। इन भावनाओं को विकसित करने की आवश्यकता है ताकि मनुष्य समाज के लिए एक उपयोगी सामाजिक प्राणी बन सके। समाजीकरण की प्रक्रिया बचपन से ही प्रारंभ हो जाती है। शिक्षा जिम्मेवार और समर्पित नागरिकों को बनाने में सक्षम होनी चाहिए। कोई राष्ट्र महान बनता है और अपना सिर ऊंचा रख सकता है जिसके पास ऐसा नागरिक हो। इस प्रकार शिक्षा रोज़ी रोटी कमाने के उद्देश्य मात्र से कहीं अधिक अपना मनोरथ पूरा करती है, जिससे एक समृद्ध आर्थिक जीवन को जिया जा सके। शिक्षा जीवन की चुनौतियों का सामना करने का और किसी के व्यक्तित्व को निखारने का भी उद्देश्य पूरा करती है। सहकारिता की भावना को बढ़ावा, प्रेम व भाईचारे की भावना पैदा करना और दूसरों के साथ मिलकर चलना, उनकी देखभाल करना इसे संभव बना सकती है। मनुष्य विकसित होता चला जाता है कि वह धन इकट्ठा करने से कहीं आगे जीवन के अच्छे पहलुओं का मूल्यांकन कर सके। इस प्रकार शिक्षा एक सार्थक और अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए मनुष्य को तैयार करती है। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ रोटी कमाना नहीं होना चाहिए। शिक्षा को हमें आधुनिक जीवन के दबावों को झेलने लायक सिखाना चाहिए। तो ये थी पूरी शॉर्ट स्टोरी एजुकेशन को लेकर कि मतलब इसमें शॉर्ट में आप लोग को बता देती हूँ कि एजुकेशन का मतलब इसमें कह रहे हैं खाली ये नहीं होना चाहिए कि हाँ हमें पूरा पहले बचपन से लेके जवानी तक पढ़ाई करनी है, उसके बाद फाइनली पढ़ाई ख़त्म करके फिर पैसे कमाने लग जाना है, जॉब लग जाएगी और पैसे कमाएंगे। बस ये एक टारगेट नहीं होना चाहिए। एजुकेशन एक नॉलेज भी हमारे पास होनी चाहिए। मतलब पढ़ाई का सिर्फ ये मतलब नहीं होना चाहिए कि बड़े होकर हम पैसे इकट्ठा करेंगे, बहुत सारा पैसा कमाएंगे। मतलब एक तरह से इंसान के अंदर नॉलेज आती है, समझदार बनता है इंसान, मैनर्स आते हैं उसके अंदर। और कोई लाइफ में दिक्कतें होती हैं तो वो अपनी पढ़ाई काफ़ी जगह हर जगह काम आती है कि हाँ भाई मुझे इस चीज़ के बारे में नॉलेज है, इस चीज़ में मैंने ग्रेजुएशन किया है, मुझे इसके बारे में अच्छे से पता है, वो बंदा धोखा दे रहा है। तो मतलब काफ़ी समझदारी आती है, हर जगह पढ़ाई काम आती है। तो हमें एक वो टारगेट लेके हमेशा नहीं चलना चाहिए कि हाँ भाई हमें पैसे कमाने हैं बहुत सारे, इसलिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, पैसे कमाएंगे, रोज़ी रोटी अपना खाने पीने का इंतज़ाम करेंगे। और भी चीज़ों में जो एजुकेशन जो है काम आती है और हमें नॉलेज के लिए पढ़ाई करनी चाहिए, ना कि बस मार्क्स के लिए कि हाँ भैया हमें पासिंग मार्क्स चाहिए, हमें पास होना है बस किसी भी हाल में। तो ये हमारी सेक्शन 1 की स्टोरी पूरी होती है। हम आते हैं सेक्शन 2 में। तो ये दूसरी शॉर्ट स्टोरी में जो है तनाव के बारे में, स्ट्रेस के बारे में पूरी बात हुई है इस शॉर्ट स्टोरी में। तो सेकंड शॉर्ट स्टोरी शुरू करते हैं। तनाव का कारण किए जा रहे काम को लेकर होता है। यह और कुछ नहीं बल्कि मानसिक तनाव या चिंता होती है। यह तब होती है जब कोई किए जा रहे कार्य को करने में असक्षम होता है। किसी विद्यार्थी की किसी विषय या क्षेत्र में कोई अभिरुचि न हो, किंतु वह फिर भी इसे साथियों के दबाव में आकर, माता पिता के द्वारा बाध्य किए जाने पर या उसकी बाज़ारू कीमत को देखते हुए ले लेता है। जब इस प्रकार का विद्यार्थी उसे नहीं कर पाता है तो वह परिवर्तन चाहता है जो उसे नहीं मिलता है। इससे तनाव पैदा होता है। जब कोई तनाव में होता है तो वह कुछ भी कर पाने में असक्षम हो जाता है। उसे हीन भावना भी आ सकती है और समाज से स्वयं को अलग थलग कर सकता है। अकेलापन और भी तनाव पैदा कर सकता है। इससे अकुशलता आ जाती है। हर चीज़ में रुचि खत्म हो जाती है और शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक पूर्ण असफलता आ सकती है। तनाव का प्रथम लक्षण नज़र आते ही
तुरंत इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कारण का पता लगाना चाहिए। यदि कोई काम करने में असक्षम हो जाता है या पढ़ाई में असक्षम हो जाता है, हमें काम से छुट्टी लेनी चाहिए। हमें विश्लेषण करना चाहिए कि कहाँ पर गलती हो गई है। हमें किसी सलाहकार से मदद लेनी चाहिए। हिचकिचाना नहीं चाहिए। हमें अपनी कमज़ोरियों के बारे में भी ईमानदारी से बताना चाहिए। किसी समस्या को दूसरे के साथ बांट लेने से बहुत मदद मिलती है। खुद को असहाय नहीं मान लेना चाहिए और बिना नतीजे से संघर्ष नहीं करना चाहिए। संघर्ष से निपटने के लिए अपने कार्य को व्यवस्थित करना चाहिए। हमें वही कार्य लेना चाहिए जो हमें समझ में आ सके और हमें उसमें रुचि भी हो। हम ठंडा दिमाग और बहुत सा धैर्य रखते हुए मंजिल पा सकते हैं। तनाव से निपटने का एक और तरीका जब तब काम को बदल लेना है। व्यक्तित्व को निखारने में हॉबी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मानसिक कार्य के पश्चात शारीरिक कार्य करना चाहिए ताकि दिमाग शांत हो सके और इसकी कार्य कुशलता बढ़ सके। संगीत एक बहुत बड़ा शांतकारी प्रभाव रखता है और खुद को शांत रखने के लिए पसंदीदा संगीत सुनना चाहिए। लंबी सैर करने से भी दिमाग खुश हो जाता है और वह तनाव थोड़ा कम हो जाता है। मतलब हमें अपने मूड को फ्रेश करने के लिए, जैसे हमारे पास सर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया पढ़ाई का या किसी भी चीज़ का, तो अगर हमें अपना मूड फ्रेश करना है तो हमने गाना सुन लिया या थोड़ा खुले में चले गए, अब थोड़ी देर वॉक कर लिया, जॉगिंग कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, तो मूड जो है फ्रेश हो जाता है। हॉबीज़ जैसे हो गया, किसी को ड्राइंग पसंद है, किसी को डांसिंग पसंद है, किसी को सिंगिंग पसंद है, तो जो उनकी हॉबी जो उन्हें करना पसंद है वो कर लें, तो उससे भी थोड़ा माइंड जो है फ्रेश हो जाता है और दिल खुश हो जाता है। इसके बाद आता है सेक्शन 3, मतलब हमारी तीसरी शॉर्ट स्टोरी, जो कि लास्ट है। ये तीसरी शॉर्ट स्टोरी है, तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं फटाफट। इस अंश में तनाव से निपटने के लिए समय प्रबंधन के बारे में बताया गया है। तनाव दूर कर देने मात्र से सफलता नहीं मिलेगी, इसे समय प्रबंधन के द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। वह व्यक्ति जो समय का प्रबंधन करता है दूसरों पर जीत पाता है। हमारे पास उपलब्ध समय का सही प्रयोग ही प्रबंधन ना है। हमें यह समझना चाहिए कि समय मूल्यवान है और इसका प्रयोग समझदारी से करना चाहिए। हमें समय सारणी बनाने की आदत डालनी चाहिए, मतलब कि टाइम टेबल, हर चीज़ टाइम टू टाइम करने का एक चार्ट पेपर बना लेना चाहिए, जिस पे हम सारी चीज़ नोट कर लें कि हमें किस टाइम से इतने टाइम से लेकर इतनी सब कुछ करना है। टाइम टेबल एक तरह से पूरा रेडी कर लेना चाहिए। किए जाने वाले कार्यों की पहले से ही योजना बनाना ही प्रबंधन है। हमें इस प्रकार समय योजना बनाना चाहिए। पहला, किसी कार्य में लगने वाले समय का अनुमान लगाना, उदाहरण के लिए खाना बनाना 40 मिनट, पढ़ाई के लिए 1 घंटा इत्यादि। दूसरा है कर्मपूर्वक की जाने वाली गतिविधियों की सूची बना लेनी चाहिए। तीसरा, सूची बनाने के पश्चात अपनी वरीयताओं को ले लेना चाहिए। यही आपकी कार्य योजना है। सभी महान व्यक्ति वक्त की कीमत जानते थे। जब बाकी के लोग समय नष्ट कर रहे थे तो उन्होंने समय का सदुपयोग किया था कि जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें और जीवन में सफल हो सकें। अपना कार्यक्रम योग्यताओं और क्षमता के अनुरूप होना चाहिए, तभी हम तनाव मुक्त रह सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियोस और एनआईएस के बच्चों को शेयर भी करिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिलती रहे। और कुछ भी चैप्टर से रिलेटेड डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आप लोग की हेल्प करूँगी। और एनआईएस से रिलेटेड भी कुछ पूछना हो तो वो भी पूछ लीजिएगा, उसमें भी आप लोग की हेल्प कर दूँगी, क्योंकि मैंने भी एनआईएस से 3 साल पढ़ाई करी तो मुझे सारी चीज़ों की नॉलेज है। तो कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। काफ़ी न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता एनआईएस का फॉर्मेट पूरा, तो पूछ लीजिएगा, मैं हेल्प कर दूँगी आप लोग की। और अगर आप लोग को अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो आप लोग अगर सैम्पल पेपर्स लगाना चाहें तो सैम्पल पेपर्स लगा लीजिएगा, उनसे भी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाती है, आप लोग को हेल्प मिल जाएगी काफ़ी आप लोग को। तो एनआईएस की साइट पे जा कर के वो PDF डाउनलोड कर लीजिएगा लास्ट 5 ईयर्स के, तो वहाँ से अगर आप वो सैम्पल पेपर्स लगा लेंगे, मॉडल पेपर्स, तो उससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। एक तो आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी, कैसे पेपर्स आते हैं, क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा, तो आप लोग को थोड़ा कन्फर्मेशन हो जाएगी कि इस तरह से क्वेश्चन पेपर आता है, और मतलब पूरा स्टाइल पता चल जाएगा किस तरह से बनकर आता है। तो और दूसरा उसके जो क्वेश्चंस होंगे वो भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उससे भी आप लोग की हेल्प हो जाएगी। और लास्ट 5 ईयर्स की इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि एनआईएस में होता क्या है, जो ना कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं ना एनआईएस वाले, जो रिपीट कर देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2015 का क्वेश्चन जो है
2017 में रिपीट कर दिया, 2017 के कुछ क्वेश्चन ने 2019 में रिपीट कर दिया, इसी तरह 2019 के कुछ क्वेश्चन 2020 में रिपीट कर दिया। तो एक तरह से मैक्सिमम अगर आप लोग 5 ईयर्स के भी कर सकते हो तो कर लो, उससे ज़्यादा कर सकते हो उससे ज़्यादा कर लो, लेकिन मैक्सिमम 5 ईयर्स के कर लो ताकि आप लोग की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा करने का। एग्ज़ाम टाइम पे इतनी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा, टेंशन नहीं होगी। और बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और भी वीडियोज़ और भी सब्जेक्ट की वीडियोज़ देखने के लिए। और बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।